इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे एसएफजे की। जी हां, उत्तराखंड में G20 समिट को लेकर एसएफजे की धमकी सामने आई है, जहां पर गुरुपतवंत सिंह पुन्नू की धमकी भरा ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है। कई नंबर से लोगों को कॉल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि रामनगर भारत नहीं बल्कि खालिस्तान का हिस्सा है। सिख फॉर जस्टिस, जी हाँ, इनकी ओर से फोन किए जा रहे हैं लोगों को अलग अलग नंबर से और कहा जा रहा है कि रामनगर दरअसल भारत नहीं खालिस्तान का हिस्सा है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर खालिस्तानी झंडा फहराने की धमकी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि दुनिया को दिखाएंगे कि रामनगर खालिस्तान का हिस्सा है। वायरल ऑडियो के आधार पर डीजीपी ने जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि न्यूज इंडिया भी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। क्या रहा इस ऑडियो में, सुनाते हैं आपको। Delegates, Ramnagar is not India. Ramnagar is Khalistan. Sikhs for Justice is going to raise Khalistan flags during G20 summit and Ramnagar at airports, at railway stations to show and internationalize that Ramnagar will be part of Khalistan once we liberate Punjab from Indian occupation through Khalistan referendum. And if Chief Minister Dhami tried to file cases against Sikhs in Uttarakhand, you will be held accountable for each crime you are committing. Message is from Gurpatwant Singh Pannu, SFJ General Counsel. तो देखिए, न्यूज इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये ऑडियो जिसे वायरल किया जा रहा है, जिसमें सिख फॉर जस्टिस यूनियन जो है वो ये कह रहे हैं कि देखिए, रामनगर भारत का हिस्सा नहीं है, खालिस्तान का हिस्सा है। और G20 बैठक को लेकर एसएफजे ने धमकी दी है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए, एसएफजे की ओर से ये जो धमकी दी गई है, हालांकि न्यूज इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्या जानकारी है इस ऑडियो को लेकर? जी चारू, लेकिन मैं बता दूं आपको कि कल शाम से ही ये ऑडियो जो है कुछ मीडिया हाउसेज और कुछ अधिकारियों के पास एक कॉल आता है, जिसमें जो है सिख फॉर जस्टिस नाम से जो एक खालिस्तान समर्थक ग्रुप है उसकी तरफ से मैसेज दिया जाता है। जो उसका अध्यक्ष जो बताया जाता है कि पन्नू ने इस तरीके की साउंड पे जो है आवाज निकालकर लोगों को ये मैसेज भेजा और खास साफ तौर पर इस पे बता दिया गया है कि खालिस्तान किसी भी तरीके से G20 जो समिट रामनगर में होने वाला है उस पर जो है खालिस्तान के झंडे फहराएगा। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या अन्य कोई भी सार्वजनिक जगह हो, वहां पर खालिस्तान के झंडे फहराए जाएंगे, इस तरीके का ऑडियो में बताया जा रहा है। और मैं आपको साफ बता दूं कि इसमें एक चीज खास तौर पे बताई जा रही है कि रामनगर को खालिस्तान का हिस्सा बताया जा रहा है। साथ ही साथ अगर सरकार इस तरीके का कोई एक्शन लेती है, सिख संगठन पे जो खालिस्तान समर्थक ग्रुप है उन पे कोई एक्शन अगर लिया जाता है, तो उसमें भी सीएम को साफ तौर पे चेतावनी दी गई है, पुष्कर सिंह धामी को। तो ये एक ऑडियो है जिसको लेकर सरकार बहुत गंभीर है। और मैं आपको बता दूं कि डीजीपी अशोक कुमार ने इस मामले में एसटीएफ को जांच सौंपी है और आगे की जांच जो है एसटीएफ कर रही है। बिल्कुल गौरव, ये भी समझना चाहेंगे कि क्योंकि देखिए, एक चीज स्पष्ट तौर पर कही गई है कि अगर सिखों पर किसी तरह का मामला दर्ज किया जाएगा तो उसके लिए खुद मुख्यमंत्री धामी जिम्मेदार होंगे। अगर किसी भी तरह की कुछ अपराध होता है, कुछ घटनाएं होती हैं, कोई भी घटना अगर की जाती है, ऐसे में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? और सबसे पहले क्या ये जानने की कोशिश की गई है कि आखिर कहां से इस ऑडियो को भेजने की शुरुआत की गई, जो कि लोगों पर भेजा जा रहा है? चारू, देखिए, मैं बता दूं कि कल शाम से ही ये ऑडियो जो है मतलब लोगों पे कॉल आनी शुरू हो गई थी। उसके बाद जब ये मामला पुलिस मुख्यालय की संज्ञान में आया तो डीजीपी ने खुद इस मामले में जो है एसटीएफ को जांच सौंपी है, क्योंकि विभिन्न नंबरों से ये कॉल आया है और इस कॉल को जो है फ्लैश किया गया है कुछ खास तौर से मीडिया हाउसेस और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के पास। हालांकि इसको लेकर किस तरीके की जांच आगे की जा रही है ये एसटीएफ कुछ टाइम बाद खुलासा कर देगा, लेकिन क्योंकि मामला गंभीर है जिसको लेकर जो है अधिकारी और जितने भी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, इंटेलिजेंस है,
वो इसकी जांच पे जुट गए हैं। बिल्कुल गौरव, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए, क्योंकि मेन फोकस G20 पर किया जा रहा है। G20 जो कि भारत के लिए एक गर्व का विषय है, क्योंकि G20 का आयोजन भारत में हो रहा है। इसको लेकर बैठकें लगातार हो रही हैं और उससे पहले इस तरह का ये जो ऑडियो आ रहा है, एक संदेश ऐसा देने की कोशिश की जा रही है कि खालिस्तानी जो समर्थक हैं वो कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हैं, ऐसे वाक्य कर सकते हैं जो कि देश में दंगे फैला सकते हैं। पहले हम एक बार ये ऑडियो जो है वो अपने दर्शकों को सुनाते, उसके बाद वापस आपके पास आती हूँ। G20 delegates, Ramnagar is not India. Ramnagar is Khalistan. 6 Justice is going to raise Khalistan flags during G20 summit in Ramnagar, at airports, at railway stations, to show and internationalize that Ramnagar will be part of Khalistan once we liberate Punjab from Indian occupation through Khalistan referendum. And if Chief Minister Dhami tried to file cases against Sikhs in Uttarakhand, you will be held accountable for each crime you are committing. Message is from Gurpatwant Singh Pannu, XFJ General Counsel. गौरव, आपके पास वापस आएंगे। देखिए, ऑडियो हम लगातार अपने दर्शकों को सुना रहे हैं। हालांकि न्यूज इंडिया लगातार ये कह रहा है कि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम इस ऑडियो को ध्यान से सुने तो ये कहा जा रहा है कि दरअसल एक संदेश जो है वो सिर्फ रामनगर के लोगों तक सीमित नहीं है, उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही G20 का आयोजन होगा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर खालिस्तानी झंडे फहराए जाएंगे और पंजाब और इसके साथ साथ भारत को भी अलग करने की कोशिश की बात इसमें कही जा रही है। गौरव, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है गौरव। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे रुक करते हैं, बात करेंगे देहरादून की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के तहत प्रदेश में चल रहे कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम धामी ने एलिवेटेड रोड और डाटकाली टनल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने NHAI के अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली। सीएम धामी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित काम पूरा करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने कहा कि मार्च 2024 तक एक्सप्रेसवे के काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रयास किए जा रहे हैं कि इससे पहले ही ये काम पूरे कर लिए जाएं। देखिए, ये जो दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत महत्व की सड़क है। इसके बन जाने से दिल्ली से देहरादून की दूरी आधे से भी कम हो जाएगी, लेकिन 2 से मैक्सिमम 2.5 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। और ये इसका समय सीमा जो इन्होंने मार्च 2024 तक का लिया है, आज मैंने निरीक्षण किया है और काफ़ी काम तेज़ी से चल रहा है। जैसे ये टनल है, ये टनल लगभग 6 माह पहले बन गई है, क्योंकि इसका जितना भी टाइम पीरियड था उससे 6 माह पहले ही बन गई है। इसी प्रकार से अन्य जगह पर भी काम चल रहा है और हमने आज जानकारी ली है कि कहीं पर कोई काम करने में दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो कुछ उत्तर प्रदेश सरकार से भी कुछ आपको रात्रि की सेवा करने के लिए, रात्रि का काम करने के लिए कुछ परमिशन की आवश्यकता है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, जल्दी वहाँ से भी मिल जाएगी। तो तेज़ी से काम होगा और ये रोड बन जाने से मैं कहूँगा कि एक चमत्कार हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, नितिन गडकरी जी का, हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी का, कि उन्होंने उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात इस रोड के बन जाने, इस रोड के स्वीकृति से और इसके निर्माण से उत्तराखंड को दी है। उत्तराखंड बीजेपी के अन्य दलों के कार्यकर्ताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश मुख्यालय में अलग अलग दलों के दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई। ये सभी कार्यकर्ता देहरादून, हरिद्वार, चमोली और उत्तरकाशी के हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इससे मजबूती मिलेगी। बता दें कि पिछले दिनों भी कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। अब एक बार फिर से कांग्रेस के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसे लेकर बीजेपी खुद को और अधिक मजबूत होने का दावा कर रही है।
हमारे साथ सहयोगी हितेश जुड़ गए हैं। हितेश, देखिए, अगर हम देखें तो एक तरफ कांग्रेस कहती है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हमने भारत जोड़ा है और कांग्रेस तो मजबूत हुई ही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लगातार कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार कांग्रेस में गेंदबाजी जारी है और लगातार बीजेपी की जो सदस्यता है, जो बीजेपी का सूबा है, वो लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी इस बात का दब भर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर हमने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, लेकिन उसके जो परिणाम है वो कुछ और ही नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता ले रहे हैं लोग, वो एक जगह से नहीं, अभी तो कई ऐसे शहरों से हैं जहां पर कांग्रेस का बड़ा कैडर मजबूत है, लेकिन उन एरिया में जहां से जो कांग्रेस के जो नेता है और जो पदाधिकारी है वो लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो इससे साफ तौर पर यही जाहिर हो रहा है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। जी हितेश, कांग्रेस की ओर से इस पर कुछ कहा गया? क्योंकि कांग्रेस ये तो कह देती है कि देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी मजबूत है, लेकिन पार्टी मजबूत आखिर है कहाँ? अंतरकलह लगातार सामने आती रही है। इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं और ऐसे में 2024 के लिए डगर आसान नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा चारुल। देखिए कांग्रेस में दो भाग में बटी हुई है। प्रीतम सिंह का खेमा है तो दूसरी तरफ हरीश रावत का। हरीश रावत अंदरूनी कलह से बाहर निकलकर जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको एकजुट करने का काम उनको करना चाहिए। हालांकि उन सब चीजों से बहुत दूर हरीश रावत और प्रीतम सिंह अन्य जो लोग हैं सभी आपसी जो इनका झगड़ा है उसमें लगे हुए हैं। लेकिन यही वजह है कि जिस तरीके से तमाम अभियान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चला रहे हैं लगातार, चाहे वो अंकिता हत्याकांड का मामला हो या फिर वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, लेकिन उनका कोई भी मुद्दा धरातल पर नहीं उतर रहा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और संगठन है दोनों सकारात्मक। चलिए हितेश, बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 31 मार्च को अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। ऋषिकुल मैदान में सहकारिता विभाग की तरफ से आयोजित कई बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरिद्वार पहुंचे प्रदेश के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने ऋषिकुल मैदान में तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में करीब 10,000 लोग जमा होंगे, जिसके लिए सुरक्षा के इंतजाम भी चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। इसके गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी जो है 31 तारीख को हरिद्वार जिले में हमारे जो बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियां हैं कोऑपरेटिव की, उनके जो है पैक्स कंप्यूटराइजेशन हमने पूरे प्रदेश में किया है। देश का पहला राज्य है, उसके उद्घाटन में आ रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। और मैं कह सकता हूं कि देश का पहला राज्य है जिसने कि हर समितियों को पैक्स कंप्यूटराइजेशन किया है। और उसी दिन हम एक सहकारिता का सम्मेलन यहाँ पे कर रहे हैं। 8 से 10,000 लोगों को हम इसमें बुला रहे हैं पूरे अपने हरिद्वार जिले के, और 670 समितियों में यहीं से हमारे गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इसको जो है ऑनलाइन इसका उद्घाटन कर। राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के नेता आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेसी नेताओं ने प्रदेश भर में सत्याग्रह कर विरोध किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को समाप्त करने के लिए जो हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार युवक से घबराई हुई है और इसीलिए राहुल गांधी पर इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। तमाम कांग्रेसी एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। लोकतंत्र पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी।
वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ में ग्लेशियर्स टूटने की सूचना मिली है। ये घटना पैदल मार्ग की है। केदारनाथ पैदल मार्ग में भैरव गदेरे में ग्लेशियर टूटा है। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने से केदारनाथ पैदल मार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे केदारनाथ पैदल मार्ग में आवाजाही फिलहाल बंद हो गई है। जिसके बाद टूटे ग्लेशियर को काटकर केदारनाथ सड़क बनाने का काम तेजी से चल रहा है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से केदारनाथ धाम में मौसम खराब होने से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर आगामी यात्रा की तैयारियों पर पड़ रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में एसडीएम जोशीमठ कुमकुम जोशी की अगुवाई में तीर्थयात्रियों के लिए मूलभूत व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है और कपाट खोलने से पहले तैयारियां पूरी की जा रही हैं। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट इस साल 27 अप्रैल को खुल रहे हैं और ऐसे में प्रशासन की टीम मुस्तैदी से तैयारियों में लगी है। धाम में यातायात प्रभावित ना हो, इसके लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। बता दें कि इस साल भी बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। ये अभी हमारे द्वारा सर्वप्रथम सभी जो सड़कें हैं हमारी जो कि धाम को जाती हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। मेरे द्वारा पिछले सप्ताह भी 2 बार बद्रीनाथ जाया गया, जिसमें बीआरओ के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए कि जहां पर भी सड़क पर गड्ढे हो गए हैं या भूस्खलन जोन बने हुए हैं या कहीं पर जहां पर ब्लास्टिंग की वजह से सड़क टूट गई है उनको तत्काल ठीक करें। साथ ही जो धाम में इस बार मास्टर प्लान के काम चलने के कारण कुछ हमने रूट्स में चेंजेस किए हैं, तो वहां पर प्रॉपर साइनेज हम लोग लगा रहे हैं, जिससे यात्री जब आए तो उनको रास्तों की वजह से भटकाव न हो। साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था का भी पूरा एक ट्रैफिक प्लान बनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग पुलिस और प्रशासन की टीम मिलकर एक ट्रैफिक प्लान को संचालित करने का काम करेगी। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने उत्तराखंड की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर रेखा पांडे से फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाइयां दी और रेखा लोहिनी को महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। बता दें कि रेखा लोहिनी पांडे पिछले 2 महीने से टैक्सी ड्राइवर का काम कर रही हैं। तो ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी अपने अपने स्तर पे कुछ भी नया करने के लिए झिझकने की जरूरत नहीं है। और अब खबर चमोली से है, जहां नगर पंचायत थराली क्षेत्र में इन दिनों अवैध खनन जोरों से चल रहा है। स्कॉलर्स एकेडमी स्कूल के करीब नदी किनारे रेत इस कदर निकाली जा रही है कि नदी में बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। दूसरी तरफ मानकों से अधिक रेत नदी से निकालने पर प्रशासन मौन बैठा है। बीआरओ के अधिकारियों का कहना है कि इस सरकार को इसके लिए रॉयल्टी देते हैं और हमारे पास नदी से रेत निकालने की परमिशन है। नवरात्र और माही रमजान का व्रत शुरू होने के बाद प्रशासन खाद्य सामग्री की जांच में जुट गया है। जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने मंगलौर कस्बे में पहुंचकर होटल और किराना की दुकानों पर खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया। जॉइंट मजिस्ट्रेट के निरीक्षण के दौरान अधिकतर दुकानदार अपनी दुकानों पर ताला लगाकर गायब हो गए। ऐसे में जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि आगामी त्योहार को लेकर बाजारों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे खाद्य सामग्रियों में किसी तरह की हेरा फेरी ना हो। साथ ही कुट्टू का आटा रखने वाले दुकानदारों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे खाद्य सामग्री में कोई मिलावट ना हो। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। कि आपको पता है त्योहार सीजन चल रहा है, नवरात्रि भी चल रही है, रमजान भी चल रहे हैं, तो उसी क्रम में हमने देखने आए थे, एक बार टेस्ट भी करने आए थे कि मार्केट में कैसे कैसे सामान मिल रहा है, कोई मिलावटी चीज़ें तो नहीं मिल रही है। जैसे आटा होता है कुट्टू का, वो भी कभी कभी मिलावटी मिलता है, और जो शॉप्स पे और जो मिठाई की शॉप्स हैं उसमें जो मिठाइयाँ मिल रही हैं वो ठीक मिल रही हैं कि नहीं, तो यही देखने हम आए थे। उसी क्रम में हमने सैंपल्स भी लिए हैं, जहाँ पे हमें लगा है कि नोटिस देने चाहिए, तो वहाँ नोटिस भी दिए गए हैं आज मार्केट में मंगलौर में। तो ये पूरा मामला है।
खबर लक्सर से है, जहां ग्राम प्रधान संगठन की नवगठित इकाई के विरोध में कई ग्राम प्रधान उतर आए हैं। प्रधानों ने संगठन चुनाव फिर से कराने की मांग की। इस दौरान ग्राम प्रधान ने कहा कि बीते दिनों ग्राम प्रधानों की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने किसी को भी प्रधान संगठन का अध्यक्ष नहीं चुना, जिसका विरोध करते हुए मीटिंग को निरस्त कर लिया गया। ऐसे में ग्राम प्रधानों की मांग है कि प्रधान संगठन की एक बैठक बुलाई जाए और फिर से ग्राम प्रधान संगठन का चुनाव कराया जाए। बीस तारीख को एक मीटिंग हुई थी कमरुद्दीन जी के यहाँ पे बसेड़ी में। उसमें प्रधान संगठन के बारे में जो अध्यक्ष के लिए उसके लिए एक बैठक बैठाई गई थी। उसके बारे में वो उस टाइम पे वो खंडित कर दी, वो बैठक नहीं हो पाई। अब उसके बाद ये विरोध हो रहा है कि ना तो किसी भी प्रधान को बताया गया, ना कोई सूचना दी गई इसके बारे में। तो हम तो यही चाह रहे कि इसकी एक मीटिंग बैठे, सूचना दी जा और उसके बाद में अध्यक्ष को चुना जा। दोबारा चुनाव होगा। इस चुनाव को हम मानते हैं। इस तरीके से विरोध है कि वह जो 20 तारीख में एक मीटिंग रखी गई थी कमरुद्दीन प्रधान जी के यहाँ पे बसेड़ी में, लेकिन वहाँ पे हमें ये वाली बात कह के बुलाया गया था कि वहाँ एक मीटिंग हो रही, वहाँ ना कि ये वाली बात कह के बुलाई गई कि जो वहाँ भाई अध्यक्ष बनाया जा रहा। अध्यक्ष की कोई ऐसी बात नहीं थी। वहाँ कुछ प्रधानों पर जो एक कोरे पे उस पर एक पेपर था, उस पर जो साइन करवाए गए, ना कोई मोहर थी ना कुछ था। कोई अध्यक्ष की कोई बात नहीं चली वहाँ बिल्कुल भी। अध्यक्ष के बारे में जब बात कही गई तो तभी जो उसका विरोध करा गया। सभी प्रधानों ने विरोध करा, उसका बहुत जोर शोर से विरोध करा। और जो हम जो उन प्रधानों के साथ में जो विरोध कर रहे थे वो हम इसलिए साथ में, क्योंकि जिसे बनाया गया उसे तो आज तक हमने यहाँ ब्लॉक में। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।